नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवोल्यूशन कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम हमने साइंस में जो टॉपिक पढ़ा था भोजन के अवयव, आज जो पिछले वाला जो वीडियो था उसमें कुछ चीज़ें पढ़ी थी अपन ने। जैसे भोजन के अवयव में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल आदि। तो कार्बोहाइड्रेट में हमने जो उसके बाद में वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और जल। उसके बाद में हमने पढ़ा था विटामिन में हमने ये बी के भाग B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 तक पढ़ लिया था। उसके बाद में विटामिन सी भी पढ़ लिया था। यानी विटामिन सी की कमी से इसका रोग हो जाता है और एस्कॉर्बिक इसका रासायनिक नाम है। आज हम पढ़ेंगे विटामिन डी, यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है। फिर पढ़ेंगे विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे विटामिन डी। विटामिन रासायनिक नाम और रोग। तो हम विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेटस, यानी कि घुटनों के वहाँ से हड्डियाँ मुड़ जाना, रिकेटस। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। उसके बाद में आता है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और विटामिन ई की कमी से रोग होने वाला है प्रजनन क्षमता में कमी। या फिर नपुंसकता। हमने पढ़ा है विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल और उससे होने वाला रोग है रिकेटस। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और उसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम प्रजनन क्षमता में कमी या नपुंसकता। उसके बाद में आता है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोकोनिन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोकोनिन। उसकी कमी से होता है रक्त का थक्का, रक्त का थक्का न बनना, यानी कि अर्थात अत्यधिक रक्त का स्त्राव होना, अर्थात अत्यधिक रक्त का बहना या स्त्राव होना। हमने पढ़ा विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल और उससे रोग होता है रिकेटस। उसके बाद में हमने पढ़ा विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और उससे रोग होता है प्रजनन क्षमता में कमी या नपुंसकता। उसके बाद में विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन।
क्विनोनिन, और उससे रोग होता है रक्त का थक्काना बनना अर्थात अत्यधिक रक्त का स्त्राव होना। जैसे वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि वसा में कौन कौन से विटामिन घुल सकते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यानी कि कीड़ा, एक तरह से याद करें तो कीड़ा या फिर आदेक, जो आपको अच्छा लगे वैसे याद कर लेना। अगर आपको कीड़ा अच्छा लगे तो कीड़ा, अगर आपको आदेक कहना अच्छा लगे तो आदेक, यानी कि विटामिन ए। और इसके बाद में हमने शुरुआत में पढ़ा था विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, और डी की कमी से रिकेटस, ई की कमी से नपुंसकता, और के की कमी से रक्त का थक्काना बनना, यानी अत्यधिक रक्त का बहना। और इनके रासायनिक नाम पढ़े थे, ए का रतौंधी है, डी का कैल्सीफेरोल है, ई का टोकोफेरोल है, के का फिलोक्विनोन है। उसके बाद विटामिन के बाद हम पढ़ने वाले हैं जल, यानी पीने योग्य जल में पीने योग्य जल के गुण, यानी इसकी जो पीने योग्य जल रहता है उसमें क्या क्या गुण रहता है। तो अपन जब भी जल पीते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सी बार बिना देखे ऐसे जल पी लेते हैं, यानी कि देखते भी नहीं उसमें क्या है क्या नहीं है। तो अगर आपको जल में कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि जैसे हमारा गिलास है, उस गिलास के अंदर अगर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही है, यानी कि छोटे छोटे कण नज़र आ रहे हैं या कुछ वनस्पति नज़र आ रही है, उस वनस्पति नज़र आने पर या फिर छोटे छोटे कण नज़र आने पर हमें उस जल को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पीने योग्य जल नहीं है। उसके बाद में हमारे पीने योग्य जल वही होना चाहिए जिसमें O2 पर्याप्त मात्रा में हो, O2 यानी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घुली हो। अगर O2 की कमी रहेगी जल में तो हमारे लिए पीने योग्य जल नहीं रहेगा। उसके बाद में हमने जो आंखों से दिखने वाले कण हैं वो नहीं होना चाहिए, वनस्पति नहीं होना चाहिए। पीने योग्य जल में O2 की पर्याप्त मात्रा में O2 पर्याप्त मात्रा में घुली होना चाहिए। उसके बाद में जल का pH संतुलित होना चाहिए। जल का pH संतुलित होना चाहिए, यानी कि जल का pH होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी विलेन में उसकी अम्लता और क्षारकता का एक मापक होता है। pH क्या होता है, किसी विलेन में अम्लता और क्षारकता का एक माप होता है, और जिसे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। यानी कि अगर ऐसे तो जल का pH 7 होता है, यानी कि अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाता है, और 7 से अधिक हो जाता है तो क्षारीय हो जाता है। यानी कि जल का pH क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। उसके बाद में जल में आंखों से
दिखने वाले कण नहीं होने चाहिए। पहला हमने लिखा O2 पर्याप्त मात्रा में घुली होना चाहिए, जल का pH संतुलित होना चाहिए, जल में आंखों से दिखने वाले कण नहीं होना चाहिए। अगर जल में हमें कुछ दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे कुछ कण दिखाई दे रहे हैं, सूक्ष्म कण, तो वह नहीं होना चाहिए। अगर वह होंगे तो वह जल पीने योग्य नहीं है। उसके बाद में पर्याप्त जल पीने से फाइबर रेशा की मात्रा कायम रहती है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जल पीने से फाइबर को अपन रेशा भी बोलते हैं, फाइबर की मात्रा कायम रहती है। फाइबर होता है जो अनाज फल आता है ना, अनाज और फल में पाया जाता है फाइबर रेशा। इससे क्या हाथों में फंसा हुआ भोजन आसानी से निकल जाता है फाइबर की मात्रा से। और इसे पर्याप्त मात्रा में अगर अपन जल लेंगे तो फाइबर की मात्रा कायम रहती है। अगला टॉपिक है हमारा तंबाकू या गुटखा, जर्दा, पान के साथ जर्दा मिला के खाया जाता है, यानी कि विमल जर्दा जो भी हम सेवन करते हैं, उसके सेवन करने से कौन सा रोग होता है? तो आपने कभी देखा होगा कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने के कारण जबड़ा आसानी से नहीं खुल पाता है। उस कारण वैज्ञानिकों ने उस स्थिति को एक नाम दिया जिसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या है, तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग जो गुटखा तंबाकू रहता है उसमें जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने के कारण जबड़ा आसानी से नहीं खुल पाता, उस स्थिति को हम सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं, यानी कि तंबाकू। तंबाकू का सेवन करने से जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने के कारण जबड़ा आसानी से नहीं खुलता है। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने के कारण जबड़ा आसानी से नहीं खुलता है। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? इस स्थिति को एक नाम दिया है जिसका नाम है, या फिर उसको रोग कह सकते हैं। उस रोग को हम सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग किसे कहते हैं? यानी कि तंबाकू का सेवन करने से जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने के कारण जबड़ा आसानी से नहीं खुलता है,
जिससे सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। उसके बाद में आता है तंबाकू हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तंबाकू टोबैकम टोबैकम कूल सोलेनेसिस टोबैकम कूल सोलेनेसिस की पत्तियों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन आ जाए तंबाकू कहाँ से प्राप्त होता है, तो तंबाकू टोबैकम कूल सोलेनेसिस की पत्तियों से प्राप्त होता है। अगर आपको मालूम होगा तो भी वो थोड़े दिन यानी पहले विमल में निकोटिन की मात्रा अधिक हो जाने के कारण विमल को बंद कर दिया था, यानी कि उसमें कौन सा निकोटिन अधिक हो जाने के कारण उसको बंद कर दिया था। यानी कि अगर इसका एल्कोइड है तो तंबाकू में कौन सा एल्कोइड पाया जाता है, तो तंबाकू में निकोटिन नामक एल्कोइड पाया जाता है। तंबाकू में निकोटिन नामक एल्कोइड पाया जाता है। क्वेश्चन आ जाए तंबाकू कहाँ से प्राप्त होता है, तो तंबाकू टोबैकम कूल सोलेनेसिस की पत्तियों से प्राप्त होता है और तंबाकू में निकोटिन नामक एल्कोइड पाया जाता है। उसके बाद में आता है शराब, मदिरा, एल्कोहल, शराब, मदिरा, एल्कोहल और C2H5OH एथिल एल्कोहल। शराब, मदिरा, एल्कोहल, C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल। अब शराब हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है, आजकल आम बात हो रही है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा शराब का सेवन हो रहा है। गली मोहल्लों में आसपास बहुत सी जगहों पे बहुत ज़्यादा शराब का सेवन हो रहा है, यानी कि उसकी कमी से क्या क्या हो जाता है, यानी कौन कौन से रोग होते हैं। तो जो एथिल एल्कोहल है, वो एथिल एल्कोहल क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर रक्त जो रहता है उस ब्लड के साथ यकृत में चला जाता है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत में क्या पित्त का निर्माण होता है, यानी कि ये यकृत एल्कोहल को फिर एसिड एल्डिहाइड में बदल देता है, जो एक तरह से क्या है, विषाक्त पदार्थ है, यानी एक जहरीला पदार्थ है। उसके बाद में एल्कोहल का सेवन करने से एक वसीय यकृत रोग हो जाता है। वसीय यकृत रोग उस तरह का रोग है जो जैसे किसी का पेट दर्द होता है या फिर पीलिया होता है, उस स्थिति को हम वसीय यकृत रोग कहते हैं। तो C2H5OH का सेवन
करने से हमारे शरीर में रक्त के द्वारा यकृत में चला जाता है। क्या होता है कि C2H5OH का सेवन करने से हमारे शरीर में रक्त के द्वारा, ऐसे आप जानते हैं रक्त के द्वारा जाता है, जो भी जाता है रक्त के द्वारा यकृत में चला जाता है। यकृत आप जानते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत को अपन जिगर भी कह सकते हैं, कलेजा भी कह सकते हैं। यानी कि यकृत जिगर है, कलेजा है और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है जो पित्त का निर्माण करती है। उसके बाद में जब हमने एल्कोहल का सेवन किया तो रक्त के द्वारा यकृत में जाने के बाद यकृत इस एल्कोहल को एसिड हेल्डिहाइड में बदल देता है। जो एसिड हेल्डिहाइड एक तरह से बहुत खतरनाक यानी एक जहरीला पदार्थ है, उसे की कमी से हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। यानी कि रक्त के द्वारा यकृत में चला जाता है और यकृत C2H5OH को यानी एल्कोहल को एसिड एल्डिहाइड में बदल देता है। एसिड एल्डिहाइड एक IUPAC नेम है जो हम आगे पढ़ेंगे। अगर इसका फॉर्मूला लिखे तो CH3CHO या फिर CH3C डबल बॉन्ड H। तो एल्कोहल का सेवन करने से हमारे शरीर में रक्त के द्वारा यकृत में चला जाता है और यकृत C2H5OH एथिल एल्कोहल को या एल्कोहल को एसिड एल्डिहाइड में बदल देता है, जो एक जहरीला पदार्थ है। उसके बाद में दूसरा रोग होता है वसीय यकृत। दूसरा रोग है एल्कोहल की अधिक मात्रा में सेवन करने से वसीय यकृत रोग हो जाता है। वसीय यकृत रोग, इस वसीय यकृत रोग जैसे पीलिया, पेट दर्द होता है, बहुत सौ का होता है। यानी कि जो ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं उनके ऐसे यकृत रोग हो जाता है। बहुत सी बार बोलते रहते हैं पेट दर्द होता है या फिर पीलिया हो जाता है। ये सब एल्कोहल की अधिक मात्रा में सेवन करने से वसीय यकृत की वजह से पीलिया, पेट दर्द होने लग जाता है। उसके बाद में आता है
हमने मोटापा पढ़ा था। मोटापा में वसा की अधिक मात्रा हो जाने के कारण हमारे शरीर में चर्बी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, जिससे मोटापा हो जाता है। और उस मोटापे पे जब भी हम किसी का ब्लड प्रेशर मापने जाते हैं, उसको हम एक रक्तचाप भी कहते हैं। हिंदी में रक्तचाप कहते हैं और इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी बीपी। तो रक्तचाप या फिर ब्लड प्रेशर बीपी। तो रक्तचाप है क्या, और रक्तचाप सबसे पहले किसमें मापा था? रक्तचाप है क्या और रक्तचाप को सबसे पहले किसमें मापा था, और रक्तचाप को किसने परिभाषित किया था? उस रक्तचाप है क्या और रक्तचाप को किसने परिभाषित किया था, और रक्तचाप सर्वप्रथम किसमें मापा था? तो रक्तचाप रक्तवाहिनियों में बढ़ते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को हम रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। किसे कहते हैं? रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। उसके बाद में एक स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? उसमें आपने सुना भी होगा 120 से 80, यानी कि 120 जो ऊपर की संख्या है वो क्या है, और जो नीचे की संख्या 80 वह क्या है? तो आपने सिस्टोलिक या डायस्टोलिक पढ़ा होगा, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है? जो 120 रहता है, यानी कि एक स्वस्थ शरीर का एक स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। यहाँ पे 120 क्या है? तो 120 जो है 120 सिस्टोलिक, सिस्टोलिक रक्तचाप यानी सिस्टोलिक रक्तचाप, यानी एक ऊपर की जो संख्या 120 या फिर सिस्टोलिक रक्तचाप ऊपर वाली संख्या के उस दबाव को दर्शाती है उस दाब को दर्शाती है जब धमनियों द्वारा हृदय की मांसपेशियां
संकुचित हो जाती है। यानी कि 120 जो ऊपर की संख्या है वो सिस्टोलिक रक्तचाप के उस दाब को दर्शाती है जब धमनियों द्वारा हृदय की मांसपेशियां संकुचित हो जाती है। संकुचित का मतलब होता है खिंचाव, खिंचाव हो जाता है। ऐसे भी देखा होगा आपने बहुत सी बार, क्रोध, चिड़चिड़ापन या क्रोध जैसी अवस्था रहती है चेहरे पे, वह होता है संकुचित। उसके बाद में आता है 80 डायस्टोलिक, यानी नीचे वाली संख्या। नीचे वाली संख्या डायास्टोलिक उस दाब को दर्शाती है जब धमनियां संकुचित होकर यानी खिंचाव होकर हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। शिथिल यानी कि ढीली हो जाती है। शिथिल हो जाती है। हमने पढ़ा कि जो एक स्वस्थ शरीर रहता है उसका सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। 120 जिसमें सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक है। डायस्टोलिक उस दाब को दर्शाती है जब धमनियां संकुचित होकर हृदय की मांसपेशियां क्या होती है, शिथिल हो जाती है। और सिस्टोलिक रक्तचाप उस दाब को दर्शाती है जब धमनियों द्वारा हृदय की मांसपेशियां संकुचित हो जाती है। उसके बाद में आता है रक्तचाप, यानी कि इस रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप के मापने वाले यंत्र को स्पाइगेनोमीटर कहते हैं या फिर रक्तचाप मापी। यानी कि रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को स्पाइगेनोमीटर कहते हैं और या फिर रक्तचाप मापी कहते हैं। उसके बाद में सर्वप्रथम रक्तचाप को किसने परिभाषित किया था? तो रक्तचाप को 1983 में कापलन ने परिभाषित किया था। कापलन ने परिभाषित किया था। उसके बाद में सर्वप्रथम रक्तचाप को किसमें मापा था? सर्वप्रथम रक्तचाप को गोड़ों में 1733 में
स्टीफन हेल्स ने मापा था। स्टीफन हेल्स ने मापा था। रक्तचाप मापी यंत्र को स्पाइगेनोमैनोमीटर कहते हैं और इसको परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक को जो है वो है कापलन 1983 में, और 100% रक्तचाप को घोड़ों में 1733 में स्टीफन हेल्स ने मापा था। उसके बाद में आता है अपन का एक रोग है जो राजस्थान में फैले, एक बहुत गंभीर समस्या थी, जिस रोग को हम कहते हैं नारा या बाला रोग। नारा या बाला रोग। नारा या बाला जो रोग है ये हमारे राजस्थान में पहले एक बहुत गंभीर समस्या थी। और ये होता कैसे है, यानी कि उस टाइम जब हम एक दूषित जल में जब भी कोई व्यक्ति कोई संक्रमित हो जाता है, नारा या बाला रोग से कोई व्यक्ति संक्रमित है, अगर वो उससे किसी तालाब या नदियों में जाकर स्नान करेगा और उस जल में दूषित यानी कि नारा या बाला रोग के जो संक्रमित व्यक्ति है उस जल में उपस्थित जीवाणु या कीटाणु जो भी उसके होता है वह उस दूसरे व्यक्ति को फैल जाता है। यानी कि एक टाइम सन 2000 के बाद में नारू उन्मूलन के एक कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद में राजस्थान में इसका कोई रोगी नहीं मिला। इसमें एक कृमि है, इसकी कृमि हमेशा मनुष्य के शरीर के बाहर अंडे देती है, ना कि मनुष्य के शरीर के अंदर। हमेशा इसके शरीर के बाहर अंडे देती है। इसकी जो मादा कृमि है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि नारा या बाला रोग की कृमि अंडे कहाँ देती है, तो इसके नारा या बाला रोग की जो कृमि रहती है, इसकी मादा कृमि हमेशा अंडे मनुष्य के शरीर के बाहर जल में देती है। यानी कि इसकी मादा कृमि अंडे मनुष्य के शरीर के बाहर जल में देती है। उसके बाद में इसका एक वो है रासायनिक नाम, नारा या बाला रोग का रासायनिक नाम है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस यानी कि जो ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस है वो एक नारा या बाला रोग का नया यानी कि इसका रासायनिक नाम है। उसके बाद सन 2000 नारू उन्मूलन कार्यक्रम के बाद
कोई भी रोगी नहीं मिला। उस टाइम इसके बचाव के लिए गर्म पानी में स्नान करते थे। अगर जल के बाहर अंडे देगी, अगर उसमें कोई स्नान करेगा तो उसके भी बालाय नारू रोग हो जाता था, पहले होता था, अब नहीं होता है। उसके बाद में आता है अफीम। अफीम कहाँ से प्राप्त होती है? तो अफीम एक पौधा होता है जिसका रासायनिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम। निम्न एल्कोइड पाए जाते हैं, जैसे मार्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, सोमनीफेरिन, कोडीन, मार्फिन, पेपेवरिन, सोमनीफेरिन, ये सब अफीम के एल्कोइड है। उसके बाद में जो ये मार्फिन और कोडीन है, यानी कि मार्फिन और कोडीन, इन दोनों का, मार्फिन और कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवा में उपयोग किया जाता है। दर्द निवारक दवा में उपयोग किया जाता है। तो अफीम हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अफीम हमें पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से मिलती है, जिसका रासायनिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। उसके बाद में अफीम में निम्न एल्कोइड पाए जाते हैं, जैसे मार्फिन है, कोडीन है, पेपेवरिन है, सोमनीफेरिन है। और मार्फिन और कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवा में उपयोग किया जाता है। तो हमने तो हमारा ये भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का चैप्टर हुआ फिनिश। अब आगे की क्लास आगे देखेंगे।